नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने परिवार के इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे ख़ानदान में उत्साह का माहौल छा गया। सब कहने लगे कि घर में लक्ष्मी आई है। अब तक हमारे घर में सारे लड़के ही थे, कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी और मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी। मेरा नाम मेरी दादी ने सोनम रखा। जैसे ही मैं होशियार हुई, सब लोग मेरे पास आकर मेरी शादी की बातें करते थे। मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी आता मेरे लिए गुड़िया गुड्डे लेकर आता और मैं भी उत्सुकता में आकर उनकी शादियां कराया करती थी। मेरी दादी हर गुड़िया का नाम सोनम रखती और खुशी खुशी मेरी गुड़िया गुड्डे की शादी में झूम झूम कर नाचती। इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल में वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कब पंख लगाकर उड़ गया और मैं जवानी की दहलीज पर आ गई। जवान होते होते पूरे ख़ानदान में चर्चे होने लगे कि अब सोनम की शादी बड़े ही धूमधाम से करी जाएगी। मेरा बचपन से बड़ा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की ज़िंदगी से मैं बोर हो गई थी। असल में मेरे घर में कोई लड़की तो थी नहीं और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई सहेली दोस्त नहीं बनी, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करने की आदत ही नहीं रही थी। क्योंकि मेरे बचपन में कोई भी लड़की मेरे पास नहीं थी, सारे मेरे कज़न्स लड़के ही थे और मैं घर में पड़ी अकेले अकेले बोर होने लगती थी। शहर की आबो हवा तो आप सबको पता ही है। शहर क्या है, बिल्डिंग का एक जंगल है। और मैं कहानियाँ भी बहुत पढ़ती थी, तो मेरा जहन ऐसा बन गया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो जाए, ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं। और हाँ, एक और सपना था कि मेरी कोई ना कोई नंद ऐसी हो जिसकी शादी ना हुई हो, ताकि मैं शादी के बाद कम से कम एक दोस्त बना सकूं। मुझे अपनी शादी के इतने अरमान थे। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। और बहुत सारे तो ऐसे अरमान थे जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। धीरे धीरे मेरी शादी की बात चली और एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हमारी नज़र में आ गया। मेरी दादी ने जाकर देखभाल की। मेरे भाइयों और पिताजी ने उस रिश्ते की पूछताछ की। सब कुछ समझ में आने के बाद मेरी शादी के बंधन में बंधने का टाइम आ गया और जैसा मेरा अरमान था कि मेरी शादी गांव में हो, वो पूरा हो गया। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर शहर से गांव की तरफ आ गई। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। हर दिन एक नया उत्साह मेरे अंदर रहता था। रोज़ ही लगता था कि आज कुछ नया करने को मिलेगा, कहीं नई जगह घूमने को मिलेगी, कुछ नया खाने को मिलेगा। और इसी तरह महीने 2 महीने पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उस परिवार के साथ घुल मिल गई। लेकिन जैसे जैसे मैं घुलती गई तो मुझे लगता कि ये तो बहुत ही अजीब परिवार है। हालांकि बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिससे कि मैं हैरान हो जाती थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। पहला तो ये कि मेरा पति शादी के बाद ही विदेश कमाने के लिए चला गया। अब यहाँ मेरी पहचान वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी मदद अपने आप ही कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में ना जाने मेरी आँख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बहू क्या अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटा ही हुआ था सोए हुए। मैं अपनी आंखें मलती हुई बाहर आई और मेरी आंखें लाल थी। मेरी आंखों को देखकर मेरी सासू माँ हैरान हो गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? मैंने रात की सारी बात सासू माँ को बताई कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छा भला इंसान भी डर जाए। तुम ऐसा करना, कल से अपनी ननंद के कमरे में उसके साथ ही सो जाना। आखिर वो तेरी बहन जैसी ही तो है।
मुझे सास की ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बेटी के बदले नंद कह रही थी। इस पर मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से नेहा दीदी के कमरे में सो जाऊंगी। फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई। अभी तक नेहा सोई हुई थी। फिर हमने उसे उठाया और हम सब ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मेरी ननंद कॉलेज चली गई और मैं दिन भर यही सोचती रही कि रात भर किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बातें भूल गई, लेकिन सोने से पहले याद आया कि माँ जी ने मुझे नेहा दीदी के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और बोली, भाभी सब ठीक तो है? मैंने कहा, माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। नेहा बोली, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ तो लाइट सारी सारी रात जली रहती है, इसीलिए आपको नींद नहीं आएगी। नेहा की बात सुनकर मैं उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं दीदी, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर माहौल में सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैं आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर नेहा ने मुंह बना लिया। ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आज से ही आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात तो मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाले आंगन से सुनी थी, इसीलिए डर की वजह से मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं दूंगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊं। वापस आई तो नेहा अपना कमरा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर वही होता रहा, अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहलाकर रख देती। अगली सुबह जब मैंने अपनी सास को बताया कि नेहा ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया, तो उन्होंने नेहा को बहुत डांटा और कहा कि कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब नेहा के पास कोई बहाना नहीं था। जैसे ही रात हुई, मैंने उनके कमरे में अपनी जगह बना ली और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि नेहा को प्यास लग गई। उसने मुझे जगाया और कहा कि भाभी, बाहर जाकर ज़रा मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। ये बातें सुनकर मैं घबरा गई और कहा, क्या हुआ नेहा, तुमने रात को क्या खाया था? वो बोली, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं शर्मिंदा होकर उठी और पानी लेने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि नेहा मेरी तरफ गुस्से से भरी नज़रों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए चली गई, पर जब मैं वापस आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं हैरान रह गई। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी डर की वजह से जान निकल गई। रात का अंधेरा, ऊपर से घर भी इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। मैं 10 मिनट तक नेहा के कमरे के बाहर ही खड़ी रही और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भागती हुई अपने कमरे की तरफ गई, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने कमरे की लाइट ऑन की और अच्छी तरह से इधर उधर देखा और अंदर से कुंडी लगाकर अपने बेड पर लेट गई। फिर अचानक किसी शोर से मेरी आँख खुल गई। ये बिल्कुल वैसा ही शोर था। इस शोर को सुनते ही डर की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती। काफ़ी रात गुजर गई और शोर भी बंद हो गया। अब मैंने राहत की सांस ली। सुबह मेरी आँख खुली, पर अब मैंने तय कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूँगी कि वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही। मैंने इस बारे में अपनी सास से कोई शिकायत नहीं की, पर अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी ननंद से पूछ ही लिया। वो तो पलटकर मुझे ही सुनाने लगी। कहने लगी कि भाभी, मैंने कल रात आपको पानी लेने भेजा था, पर उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गईं। मैं आपका इंतज़ार करती रही। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि लोग कितने मतलबी और झूठे होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मैं आज भी रात को नेहा के कमरे में सो गई। रात को फिर से वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने उससे वादा लिया कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करेगी, मगर उसने फिर से वही हरकत की। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा।
पर अब मैंने सोच लिया कि अब कल से मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी। मैंने अगली सुबह नेहा से कोई शिकायत नहीं की। दिन गुजर गया और मैं रात को फिर से उसके कमरे में सो गई। रात के 2:30 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया और बोली, भाभी मुझे घबराहट हो रही है, मेरे लिए पानी ले आओ। पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैंने सोने की भरपूर एक्टिंग की। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की पर मैंने आंखें नहीं खोली। वो मुझे बार बार जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर मैं उठने वालों में से नहीं थी। फिर उसने मुझे तेज़ आवाज़ लगाई पर मैं बिल्कुल भी नहीं जागी। उसको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, तो उसने अपने कमरे की अलमारी खोली जिसकी चाबी उसके पास ही रखी हुई थी। फिर उसने अलमारी में से एक पोटली निकाली और एक नज़र मेरी तरफ देखा। फिर अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। हे भगवान, ये लड़की रात के समय कहाँ जा रही है? उसको घर की इज्जत का कोई तो ख्याल होना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर अपनी सासू माँ को बता दूं कि नेहा आधी रात को किसी से मिलने जा रही है। फिर मैंने सोचा कि इसमें हम सबकी बदनामी होगी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद ही नेहा को समझाकर देखूंगी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। फिर से वही आवाज़ें आईं। मैंने उठकर खिड़की भी बंद नहीं की थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी रही। देखा तो नेहा कमरे की खिड़की से दोबारा वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और अलमारी की चाबी अपने पास ही रख ली। मैं तो हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई थी, लेकिन ये तो बड़ी बहादुर निकली। अब मुझे समझ आया कि नेहा मुझे रात को पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। फिर मुझे एक आइडिया आया कि अगले दिन नेहा के कमरे में सोने से पहले मैं उसको सख्ती से मना कर दूंगी कि आधी रात को मुझे पानी के लिए मत जगाया करो, मेरी नींद खराब होती है। इसीलिए मैं आज पहले ही जग में पानी भरकर लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे रात को जगाए। रात के उस पहर वो बिस्तर से उठी और अलमारी में झांकने लगी। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। उसने वैसे ही किया, खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। मैं हैरानी से देख रही थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं भी बेड से उठी और नेहा की तरह ही मैंने भी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। खिड़की ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। ये खिड़की घर के पिछवाड़े में खुलती थी। नेहा तो तेज़ रफ्तार से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी ननंद इतनी बहादुर और दिलेर है, फिर मुझे किस बात का डर, जबकि मैं तो सच की तलाश के लिए उसके पीछे जा रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, पर भगवान का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ये एक पुराना खंडर सा शायद कोई कब्रिस्तान था और नेहा वहाँ अंदर चली गई और जाकर न जाने क्यों वो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लग गई। उसे ऐसा करता देख मैं तो उल्टे पैर वापस मुड़ के घर आ गई। फिर मैंने सोचा नेहा को कैसे काबू किया जाए। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैं नेहा से सारी हकीकत जानना चाहती थी। घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए नेहा के आने जाने का रास्ता वो खिड़की ही थी। मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और ख़ुद उसके पास बैठ गई। मैं नेहा के आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे नेहा के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। नेहा ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, नेहा, मुझे तेरी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, पर जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बता देगी मैं खिड़की नहीं खोलूँगी और तुम सुबह तक घर से बाहर ही रहोगी। घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर नेहा गुस्से में आ गई और कहने लगी, अरे भाभी, तुम पागल तो नहीं हो? जल्दी से खिड़की खोलो और मुझे अंदर आने दो। जल्दी करो भाभी, अब खोल भी दो। नेहा की जल्दबाजी बता रही थी कि वो बहुत डर गई थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बताती मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। फिर वो बोली, भाभी एक बार खिड़की खोल तो दो, मैं अंदर आकर आपको सारी बात बताती हूँ। अब वो मुझसे मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी
और कहा कि सारी बात सच सच बताना। जब नेहा अंदर दाखिल हुई तो मुझे गुस्से से देखने लग गई और मुझे बोली, भाभी भगवान से डर खाओ, मेरे ऊपर शक करोगी आप? मैं भगवान से डरती हूँ। मुझे अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। ये कहते हुए नेहा अलमारी की तरफ बढ़ी। जो पोटली उसके हाथ में थी वो देखने के लिए मैंने उसके हाथों से वो पोटली छीन ली और कहा कि पहले मुझे ये सारी बात बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरी धमकी देने से तो वो बहुत डर गई। अच्छा बैठो भाभी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला दिन था। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं बहुत डर गई थी। बस यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई और वो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। एक दिन मैं उससे मिन्नतें करने लग गई कि वो भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे अपने घर की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि मैं पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वो मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। उसने कहा, अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं उसकी बात मान गई और उसने जहाँ बुलाया मैं वहाँ चली गई। वो काफ़ी बढ़िया होटल था जहाँ 100-200 लोग अक्सर बैठे रहते थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं ऊपर गई तो देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो आगे बढ़ा और मेरे साथ बदतमीज़ी करने लग गया तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक और लड़का वहाँ फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस ज़मींदार के बेटे से बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। ज़मींदार के लड़के की नीयत का पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की। उसके बाद फिर मैं घर आ गई। 3-4 दिन बाद मुझे पता लगा कि वो दूसरा लड़का भी हमारे ही कॉलेज का था। उसको ज़मींदार के लड़के की हरकतों का पता था, इसलिए उसने हमारा पीछा किया था। उस लड़के का नाम सूरज था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे सूरज की एक बात बहुत पसंद आई कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं था। इसकी खबर ज़मींदार के बेटे विशाल को हुई। वो बहुत ताकतवर लड़का था। उसने सूरज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं विशाल की जान ले लेती। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। अब विशाल अपने कमीनेपन पर उतर आया। प्रोफेसर ने सूरज को एक ऐसा काम दिया जिसको पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। अब विशाल ने अपनी चाल चली कि सूरज फेल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कहाँ से मिलेंगी। सूरज ने बहुत कोशिश की पर कॉलेज के आसपास विशाल की बहुत चलती थी, इसीलिए सूरज की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसीलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैंने पुरानी कब्रों की तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया था कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियां मिल जाती हैं, इसीलिए मैं दिन में तो ये काम नहीं कर सकती थी और फिर मैं दिन में वो जगह देख कर आती और रात को वहाँ जाती थी। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे पूरी करनी थी। अभी सारा कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोलकर दिखाई तो मैं भी देखकर हैरान रह गई और हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। अपनी नंद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी सूरज के साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश में मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया और हमने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। सूरज और नेहा दोनों अपनी ज़िंदगी में आज बहुत खुश हैं। दोस्तों, हर राज के पीछे ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत ही हो, कुछ अच्छा भी हो सकता है।
दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।